सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी प्यारे साथियों को। तो आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से चीजों को समझ भी रहे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों? जय श्री महाकाल। निशु त्रिपाठी हैं, शुभांगी शुभांगी चलो जो भी हैं, शैलेश चौधरी हैं, शिवी हैं, अंतिम शर्मा हैं, संतोष कुमार हैं, रवि कपूर हैं, भुवनेश्वर हैं, जया हैं, अमन हैं, प्रिंस पाल हैं, सतीश सिंह हैं, मुस्कान हैं। भैया जी आप ऐसे लग रहे हो जैसे किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हो। ना ना, क्रिकेट टीम खिलाड़ी ना भाई हम। तो एक बार सभी मेरे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं। टी शर्ट अच्छी लग रही है? आप हर टी शर्ट को ऐसे ही कहते हो अच्छी लग रही है। ये वॉच मुझे दे दो। अरे हम ही आपके, हमें ही ले लो आप। सॉइल पढ़ाएंगे? हाँ बेटा सॉइल पढ़ाएंगे, लेकिन सॉइल से पहले कुछ चीजें नेचुरल वेजिटेशन की बची हुई हैं थोड़ी सी। तो कल मैंने आपको क्या क्या डिस्कस कर दिया था, तो थोड़ी सी चीजें यहाँ बची हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एक नंबर 1 एवरग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन, तो सदाबहार वन खत्म हो गए हमारे। नंबर 2 फिर पढ़ा था हमने पर्णपाती वन। पर्णपाती को डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों फॉरेस्ट में कल आपको पढ़ा चुका हूं। तो जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो वहां पर प्यारे साथियों पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों के जो प्यारे साथियों जो लकड़ी होती है वृक्षों की, वो बड़े काम की होती है। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं, इन्हें रेन फॉरेस्ट वर्षा वन कहते हैं। चलो सर जी मैं भी हूं, विपिन देव जी आप भी हो। वाह क्या टी शर्ट है, पूरा का पूरा हीरो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपकी क्लास में कहते हैं ऐसा सब टी शर्ट अच्छी लगती हैं। हाँ ये हमारी वही कहते हैं, ये हमें गोलू मोलू बनाते हैं सही। सर जी मैं ले आप आ रहे हैं, कहाँ हो? अच्छा बता देंगे, चलो आपको कहाँ है। ठीक है ना, आप चीजों को समझ लो थोड़ा सा। अब देखो ये जो एरिया बचता है, ये वाला एरिया, यहां पर राजस्थान गुजरात, यहां पर वर्षा जो होती है ना वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है ना भाई, 70 सेंटीमीटर से कम। अगर किसी स्थान पर बारिश कम होती है तो वहां के पेड़ पौधे अपने आप को नेचर के अनुकूल ढाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी चीज समझनी है। एक बार सीन 2 पे लगा दो भाई सब जरा। तो बच्चों यहां ये कैसा सीन 2 है? चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे ही समझ लो। ठीक है ना, सीन 2 काम नहीं कर रहा है हमारा। तो आगे जो आता है इन्हें बोलते हैं नंबर 3 पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऐसे वन जिन पर आप बैठ जाओ तो आपको बच्चे उठने में भी दिक्कत हो, कई दिन तक दिक्कत पैदा कर दें, तो यही वो वाले वन हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। कहां मिलते हैं? डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया, मरुस्थल जानते हैं, मैंने आपको पहले भी थार का मरुस्थल पढ़ाया था। तो ये मरुस्थलीय वनस्पति है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि जहां पर रेनफॉल कम होता है, शुष्क स्थानों पर देखने को मिलते हैं। हाँ स्क्रीन 2 में थोड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, मतलब सीन 2 में दिक्कत हो रही है, स्क्रीन 2 में नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही समझा दूंगा, आप समझो चीजों को। अगर मैं बात करूं यहां आपसे बच्चों, जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल जहां पर प्यारे बच्चों, जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है ना, 70 सेंटीमीटर से कम। लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम। तो बेसिकली ऑप्शन तो आपको 70 सेंटीमीटर से ही कम मिलता है। अगर बाई चांस दोनों आपको मिल जाएं तो आपका प्रायोरिटी जो होगी आपकी वो 50 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। आपसे पूछेगा मरुस्थलीय वन बच्चों किन
किस प्रकार कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो वैसे तो 70 सेंटीमीटर ही लिखा मिलेगा, लेकिन अगर 70 और 50 दोनों हो तो आप 50 को प्रायोरिटी दे देना, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां बात ध्यान से समझनी है, ये है बच्चे, यहां पर जो प्लांट्स होते हैं, यहां पर जो पौधे होते हैं, इन पौधों की पत्तियां, पौधों की जो लीव्स होती हैं, पौधों की जो पत्तियां हैं, ठीक है ना, वो इन पौधों ने कांटों में परिवर्तित कर दी हैं, कांटों में, थॉर्न में परिवर्तित हो गई है, ठीक है ना भाई। अब देखो क्यों हो गई हैं, नेचर ऐसा करती है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आज पत्तियां हैं कल कांटे बन जाए। अरे बेटा सॉइल भी आज ही पढ़ाएंगे, अब जो पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा रह गया, ऐसे छोड़ दूं क्या, नहीं छोड़ सकते ना, तो सॉइल भी पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे लाल, थोड़ा पेशेंस रख, नहीं तो तुझे गुलाबी बना दूंगा मैं। तो बात समझ में आ रहा है। जो डेजर्ट एरिया में पौधे पाए जाते हैं, इन पौधों ने अपनी पत्तियों को किसमें कन्वर्ट कर दिया है बेटा, कांटों में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है ना, पौधे पानी को वाष्प में बना के उड़ा देते हैं, क्योंकि पानी की तो कमी है इस क्षेत्र में, और वाष्पोत्सर्जन होगा तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है। 70 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, चचा हम बताते बताते थक गए हैं, ये सेंटीमीटर का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था एक बोतल सी होती है जिसे बोलते हैं रेन गेज, जिससे वर्षा मापी जाती है। अब तुम क्लास देखते नहीं हो, बीच में भटकते भटकते आ जाते हो तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो वर्षा को मेजर किया जाता है कि कितनी वर्षा हो रही है, तो जहां 70 सेंटीमीटर से कम, एनसीईआरटी के अनुसार 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, वहां पर आपके कांटेदार वन पाए जाते हैं, इनमें कांटे होते हैं, जैसे कि कैक्टस, नागफनी। अगर मैं एरिया की बात करूं कि ये कांटेदार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो एरिया यहां लिख लोगे आप, एरिया, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका गुजरात, राजस्थान। तो राजस्थान तो मुख्य रूप से है ही, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, राजस्थान प्लस गुजरात प्लस हरियाणा HR प्लस पंजाब का कुछ एरिया, ठीक है ना। तो ये सारे राज्य इसमें कवर होते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां पर कम वर्षा होती है, कुछ कुछ डेजर्ट एरिया है, जिसके कारण यहां पर प्यारे बच्चे कांटेदार वन देखने को मिलते हैं, ज्यादा अरावली के, मतलब आपके अरावली के पश्चिम में। तो यहां पर वृक्ष की जगह कांटेदार झाड़ी और कुछ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिन पर कांटे देखने को मिलते हैं और पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो यहां के मेन ट्री कौन से हैं, ट्री, ट्री मतलब बोलते हो वृक्ष, कौन से इंपोर्टेंट ट्री यहां पाए जाते हैं, तो यहां के प्रमुख वृक्षों में जैसे कि कैक्टस, नागफनी, आपका नागफनी जिस पर फन होता है बेटा, नागफनी की पत्तियां नहीं होती, इसके स्टेम के अंदर, इसके बच्चे स्टेम, स्टेम मतलब समझ रहे हो ना, तने के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है ना भाई। मोनिका गुड़िया, वैसे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कोरल रीफ में ही पाई जाती है, लेकिन अगर फॉरेस्ट के बारे में पूछे कि किस प्रकार के वनों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलेगी, तो फिर आप बताओगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी कि वर्षा वनों में। तो वन के प्रकार में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, तो वनों में सबसे ज्यादा सदाबहार वनों में, और ओवरऑल बात करूं तो सबसे ज्यादा कोरल रीफ, यानी कि जो मूंगा जीव की चट्टानें होती हैं जो समुद्र के अंदर होती हैं प्यारे बच्चों, वहां होती हैं। हिंदी में लिखा करो। अरे बेटा हर चीज तो हिंदी में लिख रही है, क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा, पौधे की पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं जहां कम वर्षा होती है, पौधे अपने आप को बचाते हैं कि भाई ज्यादा पानी ना वेस्ट करना पड़े, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और कैसे लिखूं हिंदी में बेटा, हिंदी को भी, हिंदी में और भी कोई सरल लैंग्वेज हो सकती है इससे, कि हर चीज मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से पौधे हैं, नागफनी है, कैक्टस है, बबूल है, ठीक है ना, बबूल का पौधा, बबूल, बेर का पौधा, बेर, इनमें कांटे होते हैं, बेर, बबूल, बेर, खजूर का पौधा, खजूर, ठीक है ना। आपका बच्चे एक हो गया खेजड़ी का पौधा, राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है खेजड़ी, खेजड़ी का पौधा, खेजड़ी हो गया, और साथ के साथ झाड़ियां पाई जाती हैं, झाड़ियां, ठीक है ना, झाड़ झुक्कड़ देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीजें इस एरिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं नागफनी यानी कि कैक्टस, बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी और झाड़ियां। एक पौधा और होता है राजस्थान बड़ा फेमस है, करीम का पौधा,
तो लिख सकते हो, बाकी इनसे ज्यादा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल इनके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। नागफनी बेटा कैक्टस को बोलते हैं, एक पौधा होता है नागफनी। अब नागफनी इंसान थोड़ी ना है, कोई नागार्जुन थोड़ी ना है बेटा, नाग बन के आएगा ऐसे, ठीक है ना भाई। गोविंद कह रहे हैं सर जी ये तो मैदानी स्टेट में क्यों ऐसा ही मिलते हैं। अरे भैया मैदानी ऐसा नहीं है कि यूपी में नहीं मिलेगा बबूल का पेड़, यूपी में कम मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। यहां पर जाओगे आप राजस्थान में, हरियाणा में, कुछ एरिया गुजरात का, तो यहां पर ये पौधे ज्यादा मिलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सेब का पौधा पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु में पाया जाता है, लेकिन आप उसे लाके अगर यूपी में लगा लोगे तो उग तो यूपी में भी आएगा, लेकिन हर पौधे की अपनी एक विशिष्ट जलवायु होती है जहां वो अच्छा प्रोडक्शन करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको समझनी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे तुक्केबाजी कर रहे हैं, ये चीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो चीजें एग्जाम में आती हैं भाई मैं वही बता रहा हूं। अब तुम्हें हर पौधे के बारे में अगर गहन अध्ययन करना है तो अब जो है एक काम करो, एग्रीकल्चर से कोई सब्जेक्ट ग्रेजुएशन कर लो दोबारा, तो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से मामला आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वही हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें किसान नहीं बना सकता क्योंकि तुम बचपन से ही किसान नहीं बन पाए हो। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये थे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। आगे बात करें बच्चे आपसे, फिर नंबर आता है 4, जिन्हें बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, हिंदी में इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ज्वारीय वन, या फिर इन्हें अनूप वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनूप वन भी कहते हैं। तो टाइडल फॉरेस्ट। और अगर मैं बात करूं तो बच्चों इन्हीं टाइडल फॉरेस्ट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन भी यही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर आपका टाइडल फॉरेस्ट, इन्हीं का नाम है ज्वारीय वन। बेसिकली अगर मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करूं प्यारे बच्चों, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं ये हमारे तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन या अनूप वन, आपसे कुछ भी पूछे तो आपका सीधा सा आंसर कि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये समुद्र के खारे पानी में उगते हैं। तो ये दलदली क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टा पर ये प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। तो यहां बात ध्यान से समझनी है भाई। ये दीपांशु में यार जो टेक्निकल वर्ड है वो सभी मैं आपको हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूं, हर बच्चे की समझ में आ रहा है, लेकिन दीपांशु भाई आप भी कोशिश करो, थोड़ा सा चीजें आएंगी समझ में, ठीक है ना भाई। तो अब थोड़ी सी चीजें यहां आपको समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये कहां पाए जाते हैं, एरिया क्या है इनका, एरिया तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और तटीय क्षेत्र में भी नदियों के डेल्टा, नदियों के डेल्टा, नदियों के डेल्टा व वेटलैंड्स, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में। तो ये वेटलैंड्स और रिवर डेल्टाज पे देखने को मिलते हैं, बेसिकली कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये समुद्र के खारे पानी में उगते हैं, ठीक है ना भाई, समुद्र के खारे पानी में ये उगते हैं। ये समुद्र के खारे जल में उगते हैं, खारे जल में उगते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट वाटर में पैदा होते हैं। साथ के साथ ये सुनामी से, ये सुनामी से तटों की सुरक्षा करते हैं, तटों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। सुनामी आती है ना, लहरें आती हैं तगड़ी तगड़ी, उससे तटीय जो मिट्टी होती है उसका अपरदन हो जाता है, वो कट जाती है, तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तटों को सुरक्षित रखते हैं ये। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब बेटा लास्ट में पूछना, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वो चीज समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। अब अगर मैं बात करूं कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां मिलते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, तो भैया देखो, एक तो मिलते हैं क्षेत्र, एरिया, एरिया क्या है,
एरिया है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन में ये मैक्सिमम पाए जाते हैं, सर्वाधिक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के भी सुंदरवन डेल्टा पर। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद में बात करूं तो दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात, गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, दलदली क्षेत्र है, तो गुजरात में देखने को मिलते हैं दूसरे नंबर पे, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ वाला पार्ट है। डेल्टा क्या होता है? कृष्णा जाट। बेटा ऐसा है, अगर मेरे पास कोई सुविधा होती ना कमेंट सेक्शन से बाहर निकालने की, तो आज मैं सच में कसम से निकाल लेता बाहर। यार ऐसी जब बेहूदी बातें करते हो आप, कम से कम 20 बार आज तक मैंने क्लास के अंदर डेल्टा का नाम ले दिया, लेकिन तुम बेटा ठप्पी रहोगे, कैसे क्या करोगे भाई? अगर आप तुम बीच क्लास में, स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखोगे, बीच क्लास में आगे एक ही चीज को, जो चीज मैं 20 बार बता चुका हूं, उसे पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टिंग की क्लास करिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। अगर तुम्हारी समझ में ही नहीं आती है, फिर भी इतना बताने के बाद हर बच्चा समझ रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसे महान प्राणी भगवान ने मेरी, लेकिन फिर भी नहीं समझने को तैयार। बेटा मैंने डेल्टा कम से कम 250 बार बताया। मैंने कहा है कि नदियां अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं और उसे तटों पर इकट्ठा कर देती हैं। सेडिमेंट में रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, भैंस, बकरी जो भी है मर गई और वहां पहुंच गई तट पे, तो डेल्टा बन गया, डिपोजिट कर देती हैं, समुद्र में पानी गिराती हैं तब। लेकिन आपकी बुद्धि में ये बात घुस जाए, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं लास्ट क्लास पढ़ाऊंगा ना, तब तक भी आप ये पूछो गुरुजी डेल्टा क्या होता है। भाई डेल्टा हमारी मौसीक छोरा है। साथ के साथ और कहां मिलते हैं, तो और नदियों का डेल्टा, जैसे गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी, ठीक है ना, महानदी, ये डेल्टा बनाती है ना, ईस्ट की ओर जाती है, के डेल्टा पर, के डेल्टा पर। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट खारे पानी में उगते हैं, जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, दलदली क्षेत्रों, तटों की सुरक्षा करते हैं। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है आपसे, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, यहां सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जब मैंने आपको सुंदरवन डेल्टा के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया था कि मैंग्रोव वनों के अंदर ही रॉयल बंगाल टाइगर भी निवास करता है। तो यहां तक आप सभी बच्चे समझ गए होंगे जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैं कह रहा हूं बेटा आज तक ज्योग्राफी पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक एक चीज को आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि बच्चों को कहां दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी आप अगर समझने का प्रयास ना करें, तो इसमें भैया हमारी कतई गलती नहीं है, हम तो अपना प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर है। तो ये सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, तो यहां पर अच्छे खासे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा बायोडायवर्सिटी तो मिलेगी ही, बेसिकली वनों में मिलती ही मिलती है, कहीं ज्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है। अब जैसे कि डेजर्ट वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, मरुस्थलीय वन होते हैं, इनमें बायोडायवर्सिटी सबसे कम मिलती है। सबसे ज्यादा किन वनों में बायोडायवर्सिटी मिलती है, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है आपके। ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर हो रही है सभी की? सभी को अगर चीजें क्लियर हैं? सर आपने बताया कि 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर बना था नेशनल एनिमल। हाँ बेटा बिल्कुल बताया था। तो 1972 में ही बना, उससे पहले लॉइन हुआ करता था, शेर हमारा। ठीक है ना? तो 18 नवंबर 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल एक्सेप्ट किया गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? सर हमें मिलने हैं मौसी के छोरे से। हाँ मिलांगे तुम्हें मौसी के छोरा से। अब आगे आ जाओ बेटा। अब लास्ट में एक ही बचता है हमारा और अंतिम है ये, जिन्हें बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। तो देखो हमने प्यारे बच्चों तटीय क्षेत्रों में पढ़े थे, यहां पर आपके अंडमान निकोबार में एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये पूरा एरिया पर्णपाती वनों का है, डेसिडियस फॉरेस्ट का है ये पूरा एरिया। ठीक है ना? सबसे ज्यादा एरिया पर डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां पर आपके थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वन। और यहां बचे नदियों के डेल्टा वगैरह पर, यहां 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 और यहां कच्छ वाले क्षेत्र में, यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट। और लास्ट वाला जो आपका बचता है प्यारे बच्चों, वो आता है ये वाला एरिया, माउंटेन फॉरेस्ट।
पर्वतों के ऊपर वन, तो पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं उनमें अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और उस डाइवर्सिटी का कारण यह है कि हम जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी आ जाती है। ठीक है ना? तो यहां थोड़ी सी चीजों को समझो। अब देखो आगे डालोगे बच्चों, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। देखो पर्वतों पर क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम होता है। ठीक है ना? और 165 मीटर ऊंचाई पे जाओगे ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पर्वतों के ऊपर ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है। और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, तो प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप पर्वतों पे ऊंचाई पे जाते हो तो टेम्परेचर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जब टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है तो होता क्या है, फिर होता यह है कि वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी मिलती है, यानी कि वनस्पति में विविधता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलेगी अलग अलग ऊंचाई पर। तो पर्वतों पे जाने पे तापमान चेंज होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तापमान कम होता जाएगा। तो वनों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, वनों में विविधता पाई जाती है। ठीक है ना भाई? अलग अलग डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी यहां पे। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, क्या हुआ सर, हंस क्यों रहे हैं, हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। अरे भैया हंस भी नहीं सकते, हमारा हंसना भी, कभी तो कहते हो तुम गुरुजी आप तो सीरियस हो जाते हो, ऐसा लगता है जैसे पिटाई लगाओगे ऑनलाइन। और कभी हंस दें तो और गुरुजी हंस लिए, अब वजह बताओ क्यों हंस लिए। तो ऐसी कोई बात है नहीं है, ये तो सब मोहब्बत है आपसे। इस्माइल क्यों कर रहे हो वो बता दीजिए। चलो आगे आ जाओ। अब देखो यहां समझो, इधर बना लिए हमने पर्वत। ठीक है ना? यहां पर आप जानते हो कि इधर आओगे, यहां बेसिकली इस तरीके से है कुछ माहौल। ठीक है ना? यहां आपका ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिवल हिमालयाज और देन शिवालिक। शिवालिक के इधर आओगे साउथ में तो आपको देखने को मिलेगा मैदान, प्लेन्स देखने को मिलेंगे। तो मैदानों से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो वैसे वैसे डाइवर्सिटी, यानी कि बच्चे क्या बोलते हैं, विविधता देखने को मिलती है पर्वतों के अंदर। अगर मैं बात करूं मैदानों से, जैसे आप 1500 मीटर की ऊंचाई तक जाते हो, कितनी ऊंचाई तक, 1500 मीटर की ऊंचाई तक, तो इस एरिया में आपको डेसीडियस यानी कि पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो यहां उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो लगभग 1500 की मीटर की ऊंचाई तक कैसे, पर्णपाती, पर्णपाती मतलब डेसीडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और साथ के साथ पर्णपाती के साथ साथ बच्चे यहां पर सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट और कुछ आपके बच्चे आपके डेसीडियस फॉरेस्ट, दोनों की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है 1500 मीटर की ऊंचाई तक जाने पर। मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन से ट्री देखने को मिलते हैं बेटा? एक तो मैंग्रोव अपने आप में फॉरेस्ट है, मैंग्रोव एक वेजिटेशन का ही टाइप है। मैंग्रोव के अंदर सुंदरी, कैसूरीना, फोनिक्स, ये कुछ पौधों के नाम हैं। ये पौधों के नाम कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वहां बताने की कोई उचित समझा नहीं। ठीक है ना? तो मैंग्रोव हो गया, सुंदरी हो गया, कैसूरीना हो गया और साथ के साथ फोनिक्स हो गया, ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रीज हैं यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एक कह रहे हैं गुजरात में, और ये चिराग भाई 15 मिनट से मैसेज कर रहे हैं, एक ही, गुजरात में समंदर नहीं,
समुद्र भी होते हैं तो वहां वर्षा क्यों नहीं होती। चाचा आपने मानसून वाली क्लास देखी होगी, मैंने आपको बताया था अरावली पर्वत आपका गुजरात से लेके और पूरा कहाँ दिल्ली तक जाता है। तो जब अरब सागर वाले मानसून जाते हैं तो वो गुजरात से प्रवेश करके और अरावली के पैरेलल निकल जाते हैं, समानांतर चले जाते हैं। तो पूरा एरिया यानी कि गुजरात वाला एरिया, तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों पे दबा के बारिश होती है, लेकिन आगे चलोगे गुजरात जहां अरावली स्टार्ट होता है तो गुजरात में वर्षा कम होने लगती है। कारण है कि मानसून अरावली के पैरेलल निकल जाते हैं समानांतर, और वो शैडो रीजन में, रैन शैडो रीजन में आता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इसीलिए इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है। तो बात क्लियर है। चलो आज बालक परेशान है गुरुजी, मुस्कुरा के आज। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ भाई, थोड़ी सी और ऊपर बढ़ोगे, 1500 से 2500 मीटर की हाइट तक जाओगे, 2500 मीटर की। तो यहां मिलते हैं शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन, जिनके चौड़े पत्ते होते हैं, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है ना, टेम्परेट ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, चौड़ी चौड़ी पत्तियों के वन। ये इंपोर्टेंट है भी नहीं, ना ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो बता रहा हूं ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो 2500 से अगर आप 4000 मीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो यहां जो आपको मिलते हैं इन्हें कहा जाता है बच्चों कोणधारी वन। ठीक है ना, कैसे वन? कोणधारी वन, कोणधारी वन। कोणधारी वनों को बोलते हैं कॉनीफेरस फॉरेस्ट। क्या बोला जाता है? कॉनीफेरस, कॉनीफेरस फॉरेस्ट। बेसिकली कोणधारी वन जो होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा हो। तो ये वन इस स्ट्रक्चर के बने होते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो यहां 4000 मीटर तक स्नोफॉल होने लगता है, बर्फबारी होने लगती है। और ये जो स्नोफॉल का मामला है, अगर स्नोफॉल ज्यादा होगा और पत्ते इस तरीके से होंगे तो ऊपर से बर्फ गिरेगी और पत्तियां टूट जाएंगी। इसलिए पौधों ने अपने आप को बचाने के लिए अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दे दिया है कि बर्फबारी हो तो बर्फ नीचे गिरती रहे, पत्तियों पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि देवदार, चीर, फर, सनोवर, स्प्रूस, ये इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो देवदार कोणधारी वनों का एग्जाम्पल है, देवदार, फर, सनोवर, देवदार, फर, सनोवर, स्प्रूस, चीड़। देवदार के बाद यहां चीड़ भी लिख देना, चीड़ पूछा जाता है, चीड़ किन वनों में आता है? कोणधारी वनों में। चीड़, देवदार, फर, सनोवर, स्प्रूस। ठीक है ना भाई, ये इंपोर्टेंट है। ब्लू पाइन भी इसी में आता है, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि कौन सा कोणधारी वनों में आता है। ठीक है ना भाई। बेटा क्रिसमस का पौधा बेसिकली ना, जो आप क्रिसमस कहते हो, अशोक कहते हो, अशोक का स्ट्रक्चर उस तरीके का होता है, लेकिन पर्वतों में ज्यादा नहीं पाया जाता अशोक का पेड़। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करें, देखो यही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, इनसे अलग आपको अपनी बुद्धि घुमाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप क्वेश्चन लगाओ, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके ऊपर जाओगे आप तो यहां 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद यहां पर आइस ही आइस देखने को मिलती है। आइस यानी कि बर्फीला क्षेत्र, बर्फ जमी रहती है। आप सभी जानते हैं ना, महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, हिम से ढका हुआ। तो यहां पर बेटा ग्लेशियर, बर्फ, भयंकर वाली मामला, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब वर्षा होती है, ठीक है ना,
तो वर्षा होने के बाद जो ऊपर से बूंदें आती हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से, वहां पर रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होता है। तो यहां पर बर्फ पाई जाती है, और बर्फ वाले क्षेत्रों में जो पाई जाती है उसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वनस्पति मैं बात करूं मैं, तो यहां कोई वृक्ष नहीं होते हैं। फिर क्या होता है गुरुजी, यहां पर प्यारे बच्चे लाइकेन्स उगाते हैं, घास उगाती है, काई लग जाती है। काई देखे हो ना आप, कई बार क्या करते हो घर में नल चलाते हो, नल लगातार चलता रहता है, तो वहां घरों में काई देखने को मिलती है आपको। एक मांस मांस करके एक बच्चों क्या होती है, वेजिटेशन होती है घास के जैसी। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल लिखूं मैं टुंड्रा वेजिटेशन के, काई घास, काई घास, मांस, लाइकेन्स, लाइकेन्स, ठीक है ना भाई। लाइकेन्स बच्चे यहां देखने को मिलते हैं, और लाइकेन्स को इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट सॉरी एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी माना जाता है। ठीक है ना भाई। माशिन राम में भाई 1150 सेंटीमीटर एनुअल वर्षा होती है, 1150 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, मांस और लाइकेन मिलेगा, घास वगैरह मिलेगी, तो ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है। यहां से आपसे कोणधारी वन पूछ लेता है, या फिर टुंड्रा वेजिटेशन, जो कि बर्फीले क्षेत्रों में देखने को आपको मिलती है, जहां पर बर्फ ही बर्फ पाई जाए, आइस पाई जाए। तो ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे आप 6000 मीटर पे, तो आपको क्या मिलेगी, बर्फ ही बर्फ मिलेगी, जहां पर टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि काई घास, मांस, लाइकेन्स आदि। यहां पर आपका वनों वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन एक वन होते हैं जिन्हें कहा जाता है, नोट कर लेना, नोट नोट कर लेना है, शोला वन, शोला वन। शोला वन एक प्रकार की विशिष्ट वनस्पति है। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये कहां पाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार के टेम्परेट फॉरेस्ट है, शीतोष्ण वन है, शीतोष्ण वन। तो शोला वन जो है एक टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन है। और शोला वनों के अंदर अगर मैं बात करूं ये कहां कहां मिलते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ज्यादातर ऑप्शन में नीलगिरी पहाड़ी होगा। सेमी क्या होता है, अरे बेटा सेमी का मतलब सेमी सेंटीमीटर्स। बेटा गणेश भाई मेरे, शीतोष्ण, देखो ये शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वनों में भी मिलता है देवदार, कुछ वृक्ष मिलते हैं और कुछ आपके वहां भी मिलते हैं। तो देवदार बेसिकली कोणधारी वनों का ही मुख्य एग्जाम्पल है। हाँ बेटा, जहां एयर पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेंस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना। और तुम कहोगे तो मैं एक 50 क्वेश्चन का तो एक दो दिन में अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, बेबी तुम्हारी समझ में आ गया, वो भाई गलती से फ्लिप हो गया, बेबी निकल गया, और कहने वाला बेटा था, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, बेबी बच्चे को ही बोलते हैं बेसिकली, उसमें आप गलत माहौल में ले जाते हो हर चीज को। बेबी बेबी बोल दिया तो ऐसा मानो में पता नहीं गुरुजी ने क्या पहाड़ तोड़ दिया है। न्यू टॉपिक कब पढ़ाओगे बेटा, अभी पढ़ा देंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, सॉइल, मिट्टी। तो खून में मेरे मिट्टी, मिट्टी में मेरा खून, और मिट्टी को बोलते हैं प्यारे बच्चों हम मृदा। क्या बोलते हैं, मृदा, मृदा भी कह देते हैं। तो मृदा बोलो मिट्टी बोलो एक ही बात है, दोनों चीजें सेम सेम है।
ये कह रहे हैं, राज मलिक कह रहे हैं सर डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या खाते हैं? देखो भाई, खाने के लिए ऐसा है, अब राजस्थान के लोग देखे होंगे अपनी भेड़ बकरियों को लेके, यूपी वूपी में, बिहार तक भी वो अपने मतलब चलवासी कृषि बोलते हैं, जिसमें चला चला कर, मैं आगे चलवासी कृषि के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी चीजें समझनी है। तो वो राजस्थान वगैरह के लोग कुछ ऐसे हैं कि वो कटीली झाड़ियों को भी खा जाते हैं। तो बकरियां हुई, ऊंट हुए, ये क्या करते हैं, एक तो लंबे समय तक फूड को प्रिजर्व रख सकता है ऊंट अपने अंदर, तो रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा जाता है। एक होता है लामा, लामा भी ऊंट का भैया मानो एक तरीके से, तो लामा वगैरह हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए किस पशु का इस्तेमाल किया जाता है? तो लामा का इस्तेमाल करते हैं। सर ये सेंटीमीटर वर्षा कैसी होती है? हरिओम यादव बेटा ऐसा है, देखो ऐसा समझो मेरे लाल, मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, वैसे ही मैं कम से कम 300 बार बता चुका हूं। इस तरीके का एक यंत्र होता है, एक बोतल सी होती है, ऊपर इसमें एक कीप लगी होती है, ठीक है ना? कीप इस तरीके से, जब बारिश होती है उसे उठा के रख देते हैं बाहर, इस तरीके से, बात समझ रहे हो? जितनी बारिश हुई फिर उसमें चेक कर लेते हैं कि मान लो इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मैं मान लूं कि 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का स्केल ही फुल कर पाया है, ठीक है ना? तो ये चीज समझो थोड़ी सी। आगे बात करें बच्चे आपसे, यहां थोड़ी सी चीज मृदा के बारे में समझना है। तो मृदा का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के बारे में अध्ययन करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल है, मिट्टी का अध्ययन है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है आपसे। अब देखो यहां ध्यान से समझना है थोड़ी सी चीजों के बारे में। तो बच्चे अगर मैं बात करूं कि ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो मिट्टी का निर्माण जो होता है प्यारे बच्चे, ये होता है चट्टानों के अपक्षय से। किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से। तो यहां लिखोगे वेदरिंग ऑफ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब देखो, एक वर्ड होता है इरोजन, इरोजन का मतलब है किसी चीज का, किसी चीज का कटना, कटने का मतलब टूटना, अपरदन आपने सुना होगा, मिट्टी का इरोजन होता है। मिट्टी एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाए तो उसे इरोजन कहा जाता है, सॉइल इरोजन। लेकिन वेदरिंग का मतलब होता है किसी चीज का विखंडित होना, किसी चीज का टूटना और टूटकर वहीं गिर जाना। अगर कोई चीज टूटने के बाद उसी स्थान पर रह जाए तो उसे कहा जाता है वेदरिंग। और प्यारे बच्चों, किसी चीज का अगर टूटकर कोई चीज, बिखर कर कोई चीज वहां से दूसरी जगह चली गई है तो उसे अपरदन कहते हैं। तो यह अंतर होता है अपरदन में और वेदरिंग में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है, तो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। बेसिकली सबसे पहले जो रॉक बनती हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें ज्वालामुखी के लावा से बनती हैं और उन चट्टानों के टूटने से अलग अलग प्रकार की चट्टानें बनती हैं। आगे चट्टान वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है कि चट्टानों के अपक्षय से, यानी कि चट्टानों के विखंडन से ही क्या होता है, यानी कि बच्चों आपकी मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है ना? तो ये बेसिक सी चीज है, इसमें कोई बहुत विशिष्ट बात है नहीं कि चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी बनती है। बेसिकली है क्या? तो बच्चों जो जो आपका मिट्टी है ना, सॉइल जो है, ये खनिजों का सम्मिश्रण है, यानी कि खनिजों के मिक्सचर से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब एक चीज मैं आपको, छोटी सी चीज, नहीं बेटा यूट्यूब पे अभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है, आपके लिए ही मैं कुछ दिन बाद, जैसे इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो इंडियन ज्योग्राफी के 100-150 क्वेश्चंस जो सीजीएल में पूछे गए हैं या सीपीयू वगैरह अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपकी ज्योग्राफी का बेड़ा अगर मैंने उठाया है तो वो मैं पूरा करूंगा और पूरा निभाऊंगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना भाई? एक कह रहे हैं अपक्षय क्या होता है? भाई साहब तुम कभी बुद्धि के बल नीचे गिरे हो या ब्लॉक ही करवाने पड़ोगे? यार अभी मैंने अपक्षय के ऊपर 3 मिनट लेक्चर दिया, लेकिन भाई साहब ने सत्यानाश कर दिया। अपक्षय का मतलब है बेटा चट्टानों का टूटना और वहीं गिर जाना, अपक्षय।
और अपर्दन का मतलब मैंने बताया चट्टान का टूटना और वहां से कहीं और चले जाना, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात समझो, अपक्षय और अपर्दन में अंतर होता है। आगे बात करूं बच्चे, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का संगठन या मृदा का संगठन। मृदा का संगठन। मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं कि बच्चों को मैं ना समझाऊं, लेकिन फिर भी भाई साहब कोई कोई तो मानते नहीं है, फिर भी नहीं मानते हैं। देखो भाई, मिट्टी जो बनी है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिला के बनी है। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को जैविक पदार्थ भी बोलते हैं, जैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थ का प्रतिशत मिट्टी के अंदर जो होता है वो 4% तक होता है। इसे हम कार्बनिक पदार्थ भी बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ को, ऑर्गेनिक मैटर को प्यारे बच्चे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। तो इसे ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो 4% मिट्टी के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, लगभग ह्यूमस होता है। ह्यूमस जो होता है प्यारे साथियों, ये जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनता है। ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आप खाद डालते हो, गोबर वाला खाद, ये ऑर्गेनिक मैटर है एक, ठीक है ना। तो कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत मिट्टी के अंदर केवल 4% होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो यहां बात आगे समझनी है, जो मैं आपसे बताने वाला हूं प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक मैटर। और क्या क्या चीज होता है? तो बच्चे 46%, 46% मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स बोलते हैं बेटा खनिज के लिए, ठीक है ना। लोहा, पोटेशियम, ठीक है ना, और आपका सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी मिनरल्स होंगे 46%, 46%। 25% इसमें होता है वाटर, जल होता है। तो वाटर का प्रतिशत कितना होता है? जल का प्रतिशत होता है इसमें 25%, और 25% ही होती है इसमें एयर, यानी कि वायु, ठीक है ना। अगर आपसे कभी कंपोजिशन ऑफ सॉइल पूछे तो ये चीज मिलकर ही सॉइल का संगठन होता है। इसमें 4% ऑर्गेनिक मैटर, 46% मिनरल्स, 25% वाटर और 25% एयर होता है। आपसे पढ़ा अर्थशास्त्र अच्छा लगा। आप मैच खेलने गए थे, राजन सोनी। हाँ बेटा, मैच ही खेल रहे हैं अब भी हम। यहां खेलो आप, नहीं तो आपकी साथ गड़बड़ हो जाएगी। आगे बात करूं प्यारे बच्चों आपसे, आईसीएआर। आईसीएआर के बारे में आपने सुना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है ना भाई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जैसे आईसीएआर बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को क्लासिफाई किया है। तो बच्चे आईसीआर के अनुसार, आईसीएआर के अनुसार कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। भारत में 8 प्रकार की, 8 प्रकार की सॉइल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना भाई। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर मैं आईसीआर की स्टैब्लिशमेंट की बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आईसीआर की स्थापना
1929 1929 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आईसीएआर का ये दिल्ली के अंदर है। कहां है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आईसीएआर का। 1946 नहीं होगा, 1929 होगा मेरे दोस्त, 1946 नहीं है। ये आईसीआर हुई थी 1929 में स्थापित। तो 16 जुलाई 1929 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई आईसीआर की। तो यहां तक बात क्लियर है बेटा? आईसीआर दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, यहां लिखा हुआ है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। तो ये पूछ लेता है कई बार आपसे आईसीआर के बारे में। तो आईसीआर हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई, और इसने हमारे देश की मिट्टी को 8 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। इससे अलग जो आप कैटेगरी देखते हो, जैसे कि बलुआ मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मिट्टी के अलग अलग क्लासिफिकेशन जो देखने को मिलते हैं, ये अकॉर्डिंग टू पार्टिकल हैं। पार्टिकल का मतलब कणों के आधार पर, मोटे कण हैं, पतले कण हैं, इस आधार पे। 2 मिनट की चीज है, इसे मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी हम आईसीएआर के अकॉर्डिंग ही प्यारे बच्चे मिट्टियों के टाइप्स को इंडिया में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो आता है मिट्टी का, उसे कहते हैं एलुवियल सॉइल, यानी कि बच्चों जलोढ़ मिट्टी, पहली वाली मिट्टी, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे। एलुवियल सॉइल जिसे कहा जाता है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। अब देखो, अगर मैं बात करूं एलुवियल सॉइल की, तो इसका एक नाम और है, इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब जिसका परिवहन हुआ हो, ठीक है ना भाई? परिवहन का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हुई हो, जिसके कारण ये मिट्टी बनी है, इसीलिए इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है। अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूं, तो इसके कुछ और नाम भी हैं। इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो कांप या कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं, कांप या कछारी मिट्टी। अंग्रेजी में भी यही नाम होंगे, कांप और कछारी मिट्टी। तो कांप और कछारी मिट्टी के नाम से भी एलुवियल सॉइल को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं ये बनी कैसे है एलुवियल सॉइल आपकी, तो आप लिखोगे एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ sediment by the rivers, यानी कि नदियों ने जो अवसाद जमा किए हैं, उसके कारण ही एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। तो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से, इसीलिए तो इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है। अवसाद से इसका निर्माण हुआ है, किसका? एलुवियल सॉइल का, इसका निर्माण हुआ है। तो नदियों ने सेडिमेंट को जमा किया है, जिससे एलुवियल सॉइल बनी है। ये हमारे देश की सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ठीक है ना भाई? मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द कंट्री, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। तो भैया ध्यान रखिएगा, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। और एलुवियल सॉइल देश के कुल एरिया के 43% पर पाई जाती है। मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। तो एग्जाम में पूछे कि हमारे देश के सबसे ज्यादा एरिया पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो एलुवियल सॉइल होगा। जितेंद्र राजपूत मेरे लाला, रेड सॉइल यार पढ़ाऊंगा नहीं क्या मैं?
तुम ऐसी हरकतें करते हो, ऐसे तो बेटा एमटीएस के बालक भी समझदार लगे हैं मुझे तुमसे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा एरिया पर मिलती है, कांप या कछारी या ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और बच्चे नदियों ने सेडिमेंट को डिपॉजिट किया है जिससे कि एलुवियल सॉइल आपकी बनी है। तो यहां तक सभी बच्चों की आज इतना ही। अरे इतना क्यों, आज थोड़ा सा और, एलुवियल सॉइल तो खत्म कर ही लो भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां आपसे, इसके दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं एलुवियल सॉइल के। और मैंने आपको बताया था जो पहले पढ़ाए हैं मैंने, खादर और बांगर, वही इसके दो टाइप्स हैं। तो एलुवियल सॉइल दो टाइप की है, एक है आपकी खादर और एक है आपकी प्यारे बच्चे बांगर। खादर और बांगर मैंने आपको बताया था कि खादर जो है ये बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ये नई जलोढ़ मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये ज्यादा उपजाऊ है, अधिक उपजाऊ है। और बांगर जो होता है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यहां पहले कभी बाढ़ आती थी। तो वही आपके टाइप्स हो जाते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है आपका, तो उसे कहा जाता है बांगर। इतनी चीज बस यहां बेसिक सी समझनी है कि जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप्स होते हैं, खादर और बांगर। खादर नई वाली और बांगर पुरानी वाली। ये नई है तो ये अधिक उपजाऊ है, खादर अधिक उपजाऊ है कंपैरिजन टू बांगर। तो बांगर की अपेक्षा ज्यादा है। राकेश माथो जी कह रहे हैं 22%, या 22% नहीं 43% है जो हम बता रहे हैं वो ठीक है। तो बात क्लियर है बच्चों। अब ये एलुवियल सॉइल कहां कहां मिलती है, तो बच्चों एक बार देख लेंगे यहां पे थोड़ी सी। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा, ये पर वाइट वाइट सा ये वाला एरिया पूरा, यहां से लेके ये पूरे उत्तर के मैदान जो है ये एलुवियल सॉइल से ही ढके पड़े हैं। और यहां पूर्वी जो तटीय मैदान है, तटीय मैदानों में भी पूर्व वाले पर ज्यादा मिलती है, पश्चिम वाले पर लेटेराइट पाई जाती है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो ये किस एरिया में पाई जाती है इंडिया के अंदर, तो एरिया आप लिख लोगे, कौन सा एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्र, किस एरिया में, तो एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि आपके उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान, और उत्तर के मैदानों के साथ साथ पूर्वी तटीय क्षेत्र या पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पूर्वी तटीय मैदानों पे भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है, पश्चिमी पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। तो यहां तक बात समझ में आई होगी ऐसा उम्मीद करता हूं। अब देखो कौन कौन सी यहां फसलें उगाई जाती हैं, क्रॉप्स, कई बार एग्जाम में क्रॉप्स, हालांकि एलुवियल सॉइल की क्रॉप्स नहीं पूछता है, क्रॉप्स यानी कि कौन कौन सी फसल यहां पर उगाई जाती है एलुवियल सॉइल में। तो यहां पर बेसिकली सभी जो खाद्यान्न फसलें हैं, ज्यादातर सभी जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं आपकी, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि गेहूं हो गई आपकी, मक्का, गेहूं मक्का, ठीक है ना, गन्ना भी इसमें शामिल है। गन्ना, हालांकि गन्ना फूड क्रॉप्स में नहीं आता है, कॉमर्शियल क्रॉप में आता है। गन्ना हो गया, चावल हो गया बच्चे आपकी, दलहन, दालें, पल्सेस, दलहन। तो ये सभी फसलें यहां पर उपजाई जाती हैं क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, सभी फसलें यहां पर होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखनी है। अब मैं अगर बात करूं बच्चे, इसमें ये रिच किस मामले हैं, रिच का मतलब किन चीजों की इसमें, किन मिनरल्स की इसमें अधिकता पाई जाती है, अधिकता। तो ध्यान रखना है इसमें बच्चे पोटाश, पोटेशियम, पोटास और लाइम यानी कि चूना, पोटास और चूना, इनकी अधिकता इस मामले में रिच है, ज्यादा मिलते हैं ये, ठीक है ना। बाकी की चीजें, ये एलुवियल सॉइल आपकी खत्म हो गई है यहां तक। तो एलुवियल सॉइल में सभी फसलें उग सकती हैं, ज्यादा उपजाऊ है। एरिया इसका उत्तर के मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो प्रकार की है, खादर और बांगर। खादर नई जलोढ़ मिट्टी से बना है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। एलुवियल सॉइल को कांप या कछारी कहते हैं, इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है। देश के सबसे ज्यादा 43% एरिया पर पाई जाती है। नदियों के डिपोजिट किए गए सेडिमेंट से इसका निर्माण हुआ है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। बाकी की सॉइल्स के बारे में कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आज की
दलहन तिलहन क्या होता है? कविता गुड्डा, गुड़िया कविता, जैसे दाल वाली फसलें नहीं देखी आपने? आप चने खाते हो, चने भी दालों में आते हैं, ठीक है ना। आप मटर खाते हो, दालों के अंदर आती है। आप किसी भी प्रकार की मसूर, उड़द, किसी भी प्रकार की अगर दाल खाते हो तो प्यारे बच्चे, नीरज कुमार कह रहे हैं जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? भाई साहब वही चीज तो हमने बड़ी बड़ी लिखी है कि नदियों ने सेडिमेंट को, रेत कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जो भी चीजें हैं उन सभी को लाके पर्वतों से मैदानों में डिपोजिट कर दिया है, जिसके कारण जलोढ़ मिट्टी बनी है। अब कैसे बनती है? ऐसा थोड़ी ना है कोई सांप आएगा फूंक मारेगा जलोढ़ मिट्टी बन जाएगी। नदियों द्वारा डिपोजिट किए गए सेडिमेंट से इसका निर्माण हुआ है। तो कैसे बनी है यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो उन्हें समझा करो, एक एक बात बताता हूं कि कैसे बनी है, लेकिन फिर भी पता ही नहीं है कैसे बनी है। भैया दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझो। मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं जो ना बताऊं, लेकिन फिर भी ना समझो तो फिर आपका ये गड़बड़ है मामला। और बेटा तिलहन फसलें वो होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सूरजमुखी, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों आपका सरसों मस्टर्ड हो गया, जैसे तिल का तेल निकलता है तो तिल। तो जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें ऑयल सीड क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि तिलहन फसलें कहते हैं। और दलहन फसलें, पल्सेस को कहा जाता है, जो दालें होती हैं। ठीक है बच्चों, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। मिलेंगे आगे कल की क्लास में और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो कल मिट्टियों को खत्म कर देंगे, खत्म तो हो ही जाएंगी, सिंपल सी बात है। और आगे जो भी चीज होगी जरूरी उसे भी पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। जय हिंद साथियों।